तुम जब क्रांति शब्द सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? भीड़, नारे, गुस्सा, बदलाव। लेकिन क्या क्रांति सच में सिर्फ इतनी ही होती है, या ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब कुछ बदल देती है? जरा सोचो, कोई भी समाज अचानक नहीं टूटता, कोई भी व्यवस्था एक दिन में खत्म नहीं होती, और कोई भी क्रांति बस एक घटना नहीं होती। वह एक प्रक्रिया है, धीमी, लगातार और अक्सर अनदेखी। इसी छिपी हुई प्रक्रिया को समझने की कोशिश की थी एक विचारक ने, गुस्ताव ले बॉन। उन्होंने भीड़ को सिर्फ लोगों का समूह नहीं माना, बल्कि एक ऐसी मानसिक अवस्था माना जहां व्यक्ति बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है, और सबसे खतरनाक बात, उसे खुद भी पता नहीं चलता कि वो बदल चुका है। अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि क्रांतियां सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं होती, वे मन के अंदर शुरू होती हैं। और जब ये मानसिक बदलाव एक बड़े समूह तक पहुंच जाता है तो वही एक क्रांति बन जाती है। लोग अक्सर सोचते हैं क्रांति तब होती है जब लोग गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन सच ये है, गुस्सा आखिरी चरण होता है। उससे पहले बहुत कुछ होता है। अंदर ही अंदर असंतोष बढ़ता है, विश्वास टूटता है, और एक समय आता है जब लोग वही स्वीकार करना बंद कर देते हैं जिसे वे पहले सामान्य मानते थे। यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। अब एक और सवाल, क्या क्रांति सिर्फ समाज में होती है, या ये हर इंसान के अंदर भी होती है? क्योंकि जब कोई इंसान अपने अंदर की पुरानी सोच को तोड़ता है और कुछ नया स्वीकार करता है, तो वो भी एक तरह की क्रांति है। और यही सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि बाहरी क्रांति को रोका जा सकता है, लेकिन अंदर की क्रांति अगर शुरू हो जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। इस पूरी यात्रा में हम समझेंगे कि क्रांति कैसे शुरू होती है, क्यों लोग एक सीमा के बाद बदल जाते हैं, कैसे भीड़ सोचने लगती है, और कैसे एक पूरी व्यवस्था धीरे धीरे गिरती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में तुम कहां खड़े हो। क्या तुम सिर्फ एक दर्शक हो, या उस बदलाव का हिस्सा जो कभी भी शुरू हो सकता है? अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम समझना चाहते हो। तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम ऐसे ही गहरे और सोच बदलने वाले कंटेंट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ जानकारी नहीं है, वो तुम्हारी सोच को बदल सकता है। अब हम शुरू करते हैं उस पहले कदम से जहां क्रांति सिर्फ एक विचार होती है। चैप्टर 1, क्रांति की शुरुआत। एक विचार। तुम सोचते हो क्रांति अचानक होती है, जैसे एक दिन सब कुछ फट पड़ता है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं और दुनिया बदल जाती है। लेकिन सच ये है, क्रांति कभी अचानक नहीं होती, वह बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है, उस दिन से भी पहले जब पहली आवाज उठती है। हर क्रांति एक विचार से शुरू होती है, एक ऐसा विचार जो शुरू में बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। कोई उसे सुनता है और हंस देता है, कोई उसे अनदेखा कर देता है, और कोई उसे खतरनाक मानकर दबाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वो विचार सही जगह पर पड़ा है तो वो खत्म नहीं होता, वो रुकता है लेकिन मरता नहीं। धीरे धीरे वो कुछ लोगों के दिमाग में जगह बना लेता है। वे लोग जो पहले से असंतुष्ट होते हैं, जो पहले से महसूस कर रहे होते हैं कि कुछ गलत है, और यहीं से वो विचार बढ़ने लगता है। अब एक बात समझो, हर समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो वर्तमान से संतुष्ट हैं, दूसरे जो अंदर से बेचैन हैं। पहले लोग व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, दूसरे लोग उसे बदलना चाहते हैं। क्रांति हमेशा दूसरे लोगों से शुरू होती है, उनसे जो सवाल करते हैं, जो ये स्वीकार नहीं करते कि जो है वही सही है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण चीज होती है, शुरुआत में ये लोग बहुत कम होते हैं, वे अकेले होते हैं, उनकी आवाज कमजोर होती है, और व्यवस्था उन्हें नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि उसे लगता है ये आवाजें कभी बढ़ेंगी नहीं। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि विचार शोर से नहीं फैलते, वे फैलते हैं अनुभव से। जब एक इंसान दूसरे इंसान को बताता है
जब कोई अपने अंदर की बेचैनी किसी और में देखता है तो एक जुड़ाव बनता है, और यही जुड़ाव विचार को ताकत देता है। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगते हैं। वे अकेले नहीं रहते, अब वे एक समूह बन जाते हैं। और जब एक विचार एक समूह तक पहुंच जाता है तो वो सिर्फ सोच नहीं रहता, वो एक दिशा बन जाता है। अब यहां एक और गहरी बात है। क्रांति सिर्फ विचार से नहीं होती, वो भावना से होती है। विचार रास्ता दिखाता है, लेकिन भावना लोगों को चलाती है। और सबसे शक्तिशाली भावना क्या है? असंतोष। जब लोगों को लगने लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, जब उन्हें लगता है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, जब उन्हें लगता है कि वे फंसे हुए हैं, तो वो असंतोष धीरे धीरे गुस्से में बदलता है। और यही गुस्सा क्रांति को जन्म देता है। लेकिन ध्यान देना, यह गुस्सा अचानक नहीं आता। ये सालों तक जमा होता है, छोटे छोटे अनुभवों में, छोटी छोटी निराशाओं में, और एक दिन वो सीमा पार कर जाता है। अब लोग सिर्फ सोचते नहीं, वे महसूस करते हैं। और जब भावना सोच से ज्यादा मजबूत हो जाती है तो बदलाव रुकता नहीं। अब एक और सवाल, क्या हर असंतोष क्रांति बन जाता है? नहीं, क्योंकि सिर्फ असंतोष काफी नहीं है, उसे दिशा चाहिए। अगर दिशा नहीं है तो गुस्सा बस फैलता है और खत्म हो जाता है। लेकिन अगर दिशा है तो वही गुस्सा एक ताकत बन जाता है। और यही वो बिंदु है जहां क्रांति सच में शुरू होती है। एक विचार, एक भावना, एक दिशा, तीनों जब मिलते हैं तो इतिहास बदलता है। अब सोचो, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं है, कि जो तुम देख रहे हो वो पूरा सच नहीं है? अगर हां, तो समझ लो, यही वो शुरुआत है, क्रांति की शुरुआत। लेकिन यह सिर्फ पहला कदम है। अभी तुमने सिर्फ देखा है कि एक विचार कैसे जन्म लेता है। अगले चैप्टर में तुम समझोगे कि यह विचार लोगों के दिमाग में कैसे फैलता है और कैसे धीरे धीरे एक पूरी भीड़ एक जैसी सोचने लगती है। चैप्टर 2, जब विचार फैलता है, भीड़ की सोच कैसे बनती है। तुमने देखा, क्रांति एक विचार से शुरू होती है, लेकिन एक विचार अकेला कुछ नहीं बदलता जब तक वो फैलता नहीं, जब तक वो लोगों के दिमाग तक नहीं पहुंचता, तब तक वो सिर्फ एक सोच है। अब असली खेल शुरू होता है। विचार फैलता कैसे है? क्यों कुछ विचार धीरे धीरे पूरी भीड़ की सोच बन जाते हैं और कुछ जन्म लेते ही खत्म हो जाते हैं? यहां समझना जरूरी है, भीड़ सोचती नहीं है, भीड़ महसूस करती है। एक व्यक्ति अकेला होता है तो वो तर्क करता है, सोचता है, सवाल करता है। लेकिन जैसे ही वो भीड़ का हिस्सा बनता है, उसकी सोच बदल जाती है। वो वही महसूस करने लगता है जो बाकी लोग महसूस कर रहे होते हैं। और यही वो जगह है जहां विचार तेजी से फैलता है। अब सोचो, अगर एक व्यक्ति गुस्से में है तो उसका असर सीमित होगा, लेकिन अगर हजारों लोग एक साथ गुस्से में हों तो वह गुस्सा एक लहर बन जाता है। और लहर रुकती नहीं है। यही भीड़ की ताकत है। लेकिन ये ताकत तर्क से नहीं आती, ये आती है भावना से। अब एक और गहरी बात, विचार सीधे दिमाग में नहीं जाता, वो पहले भावना को छूता है। अगर कोई विचार तुम्हें कुछ महसूस नहीं कराता तो तुम उसे भूल जाओगे। लेकिन अगर वही विचार तुम्हें गुस्सा दिलाता है, डर पैदा करता है या उम्मीद देता है, तो वो तुम्हारे अंदर टिक जाता है। और जब वही भावना दूसरों में भी पैदा होती है तो विचार फैलने लगता है। धीरे धीरे लोग एक ही बात को मानने लगते हैं, एक ही बात को सही मानने लगते हैं, और यहीं से भीड़ की सोच बनती है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या भीड़ सच जानती है? जरूरी नहीं। भीड़ को सच की जरूरत नहीं होती, उसे जरूरत होती है विश्वास की। अगर एक विचार बार बार दोहराया जाए, अगर उसे बार बार सही बताया जाए, तो लोग उसे सच मानने लगते हैं, चाहे वो सच हो या नहीं। और यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है, क्योंकि जब भीड़ किसी चीज पर विश्वास कर लेती है तो उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सोचो, एक विचार जो शुरुआत में छोटा था, अब हजारों लोगों के दिमाग में है, वे उसे मानते हैं,
उसे सही समझते हैं और उसके अनुसार जीने लगते हैं। अब वो सिर्फ विचार नहीं रहा, वो एक सामूहिक सच बन चुका है। और यही वह बिंदु है जहां से क्रांति तेज हो जाती है। अब लोग सिर्फ सोचते नहीं, वे एक साथ महसूस करते हैं। और जब हजारों लोग एक साथ महसूस करते हैं तो उनकी दिशा बदल जाती है। अब एक और गहरी बात, भीड़ में व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है। वो अलग नहीं सोचता, वो वही सोचता है जो सब सोच रहे होते हैं। और यही कारण है कि भीड़ को दिशा देना आसान होता है, क्योंकि अगर तुम एक भावना को छू लो तो तुम हजारों लोगों को एक साथ प्रभावित कर सकते हो। अब सवाल यह है, क्या तुम भीड़ का हिस्सा हो या तुम अभी भी खुद सोच रहे हो? क्योंकि जैसे जैसे विचार फैलता है, व्यक्ति के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो भीड़ के साथ बह जाए या वो रुककर देखे और समझे कि वो किस दिशा में जा रहा है। यही वो क्षण है जहां से फर्क शुरू होता है। अगले चैप्टर में तुम देखोगे कि जब ये भीड़ एक दिशा में पूरी तरह जुड़ जाती है तो वो सिर्फ एक समूह नहीं रहती, वह एक शक्ति बन जाती है जो किसी भी व्यवस्था को हिला सकती है। चैप्टर 3, जब भीड़ शक्ति बन जाती है, नियंत्रण कैसे टूटता है। तुमने देखा, विचार फैलता है, भावना जुड़ती है और लोग एक जैसी सोचने लगते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, कब ये भीड़ सिर्फ लोगों का समूह नहीं रहती बल्कि एक शक्ति बन जाती है? क्योंकि हर भीड़ खतरनाक नहीं होती, हर समूह क्रांति नहीं बनता। तो फिर वो पल कौन सा होता है जब सब कुछ बदल जाता है? वो पल होता है जब विश्वास टूटता है। हर व्यवस्था विश्वास पर टिकी होती है। लोग मानते हैं कि जो व्यवस्था है वो सही है या कम से कम चलने लायक है। लेकिन जब ये विश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है तो दरारें दिखाई देने लगती हैं। शुरुआत में बहुत छोटी, लोग शिकायत करते हैं लेकिन खुलकर नहीं। वे असंतुष्ट होते हैं लेकिन चुप रहते हैं। उन्हें लगता है कुछ गलत है, लेकिन वे उसे बदल नहीं सकते। यही वो चरण है जहां व्यवस्था अभी भी मजबूत दिखती है लेकिन अंदर से कमजोर हो रही होती है। अब एक और चीज होती है, तुलना। जब लोग दूसरों की जिंदगी देखते हैं, जब उन्हें लगता है कि कहीं और कुछ बेहतर हो सकता है, तो उनका असंतोष बढ़ता है। और धीरे धीरे ये असंतोष सिर्फ भावना नहीं रहता, ये एक सामूहिक अनुभव बन जाता है। अब लोग अकेले नहीं हैं, वे देखते हैं कि बाकी लोग भी वही महसूस कर रहे हैं। और यहीं से डर कम होने लगता है, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो तुम चुप रहते हो। लेकिन जब तुम्हें लगता है कि हजारों लोग तुम्हारे साथ हैं तो तुम बोलने लगते हो। और जब लोग बोलना शुरू करते हैं तो व्यवस्था सुनना बंद कर देती है। यही टकराव की शुरुआत है। अब यहां एक खतरनाक बदलाव होता है। भीड़ तर्क से नहीं चलती, वह भावना से चलती है। और जब भावना बहुत तेज हो जाती है तो व्यक्ति सोचना बंद कर देता है, वो वही करता है जो बाकी कर रहे होते हैं। और यही वह बिंदु है जहां नियंत्रण टूटता है। अब व्यवस्था लोगों को रोक नहीं पाती, क्योंकि अब लोग डर नहीं रहे होते। और जब डर खत्म हो जाता है तो शक्ति बदल जाती है। अब शक्ति व्यवस्था के पास नहीं होती, वो भीड़ के पास आ जाती है। अब सोचो, जब हजारों लोग एक साथ एक ही दिशा में चल रहे हों तो उन्हें रोकना किसी के बस में नहीं होता। यही क्रांति का असली रूप है। लेकिन यहां एक और सच है, भीड़ की शक्ति जितनी तेजी से बनती है उतनी ही तेजी से बिखर भी सकती है, क्योंकि उसके पास स्थिर सोच नहीं होती, उसके पास भावना होती है। और भावना हमेशा स्थिर नहीं रहती। इसलिए हर क्रांति दो रास्तों पर जा सकती है, या तो वो एक नई व्यवस्था बनाए या वो अराजकता में बदल जाए। और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि जब पुरानी व्यवस्था टूटती है तो कुछ समय के लिए कुछ भी स्थिर नहीं रहता। अब सवाल यह है, इस पूरी प्रक्रिया में व्यक्ति कहां है? क्या वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा है या वो समझ रहा है कि क्या हो रहा है? क्योंकि जब भीड़ शक्ति बनती है तो व्यक्ति खो जाता है, वो खुद नहीं रहता, वो सिर्फ एक हिस्सा बन जाता है। और यही वो जगह है जहां सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं।
बिना सोचे, बिना समझे। अब सोचो, क्या तुम उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो जो सिर्फ भावना में बह रही है, या तुम वो व्यक्ति बनना चाहते हो जो रुक कर देखता है, समझता है और फिर फैसला करता है? क्योंकि यही फर्क है एक भाग लेने वाले और एक समझने वाले में। अगले चैप्टर में तुम देखोगे कि जब पुरानी व्यवस्था टूटती है तो उसकी जगह नई व्यवस्था कैसे बनती है, और क्यों अक्सर वही गलतियां फिर से दोहराई जाती हैं। चैप्टर 4, जब पुरानी व्यवस्था गिरती है और नई बनती है। तुमने देखा भीड़ कैसे शक्ति बनती है, कैसे विश्वास टूटता है और कैसे नियंत्रण धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, जब पुरानी व्यवस्था गिर जाती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या सब कुछ बेहतर हो जाता है, या बस एक समस्या की जगह दूसरी समस्या आ जाती है? क्योंकि सच ये है, किसी व्यवस्था को गिराना आसान है, लेकिन नई व्यवस्था बनाना बहुत मुश्किल है। जब पुरानी संरचना टूटती है तो कुछ समय के लिए खालीपन पैदा होता है। एक ऐसा समय जहां कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती, नियम टूट चुके होते हैं लेकिन नए नियम बने नहीं होते। और यही वो सबसे खतरनाक चरण है, क्योंकि जब दिशा नहीं होती तो लोग कुछ पकड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो उन्हें स्थिरता दे सके। और यही वो जगह है जहां नए विचार सामने आते हैं, नए नेता सामने आते हैं, नई सोच जो लोगों को एक दिशा देने का वादा करती है। लेकिन यहां एक गलती बार बार होती है। लोग समझते हैं कि नई चीज हमेशा बेहतर होगी, लेकिन हर नई चीज सही नहीं होती। क्योंकि जब लोग भावना में होते हैं तो वे सोच कर नहीं, बल्कि जल्दी में निर्णय लेते हैं। वे उस चीज को चुनते हैं जो उन्हें तुरंत राहत दे, ना कि वो जो लंबे समय में सही हो। और यहीं से एक नया चक्र शुरू होता है। अब एक और गहरी बात समझो, नई व्यवस्था अक्सर पुरानी व्यवस्था की प्रतिक्रिया होती है। अगर पुरानी व्यवस्था बहुत कठोर थी तो नई व्यवस्था बहुत ढीली हो सकती है। अगर पुरानी व्यवस्था नियंत्रण पर आधारित थी तो नई व्यवस्था अराजकता की ओर जा सकती है। यानी एक चरम से निकलकर दूसरे चरम में गिर जाना। और यही कारण है कि कई क्रांतियां अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि समस्या सिर्फ व्यवस्था में नहीं होती, समस्या सोच में होती है। अगर सोच नहीं बदली तो व्यवस्था बदलने से कुछ नहीं बदलता। अब सोचो, अगर वही लोग, वही मानसिकता नई व्यवस्था में भी आ जाए तो क्या सच में कुछ बदलेगा, या वही चीज बस नए नाम से फिर सामने आएगी? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे बाहर की चीजों को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन अंदर की सोच वैसी ही रहती है। और जब सोच नहीं बदलती तो इतिहास खुद को दोहराता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हर नई व्यवस्था शुरुआत में मजबूत दिखती है क्योंकि लोग उसमें विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वही सवाल फिर उठने लगते हैं, वही असंतोष फिर से पैदा होने लगता है। और एक समय आता है जब लोग फिर वही महसूस करने लगते हैं जो उन्होंने पहले महसूस किया था। और यहीं से एक नई क्रांति की शुरुआत होती है। यानी ये एक चक्र है, व्यवस्था बनती है, टूटती है और फिर नई बनती है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस चक्र को समझा जा सकता है? क्या इसे तोड़ा जा सकता है, या इंसान हमेशा इसी में फंसा रहेगा? यही वो जगह है जहां व्यक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि अगर व्यक्ति अपनी सोच को नहीं बदलता तो वो चाहे किसी भी व्यवस्था में हो, वह वही गलतियां दोहराएगा। अब एक पल के लिए खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ बदलाव चाहते हो, या तुम सच में समझना चाहते हो कि बदलाव कैसे काम करता है? क्योंकि अगर तुम सिर्फ बदलाव चाहते हो तो तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, लेकिन अगर तुम समझना चाहते हो तो तुम उस चक्र को देख पाओगे जिसमें बाकी लोग फंसे हुए हैं। और यही वो अंतर है जो एक सामान्य व्यक्ति को एक सच में जागरूक व्यक्ति से अलग करता है। अगले चैप्टर में तुम समझोगे कि इस पूरे चक्र में ज्ञान और समझ की क्या भूमिका है, और क्यों सिर्फ भावना से नहीं बल्कि समझ से ही स्थायी बदलाव आता है। चैप्टर 5, ज्ञान बनाम भावना, कौन असली दिशा तय करता है? तुमने देखा व्यवस्था कैसे बनती है,
कैसे टूटती है और कैसे फिर से बन जाती है। लेकिन अब एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे खेल में, आखिर असली ताकत किसके पास है? क्या बदलाव भावना से आता है या बदलाव ज्ञान से आता है? क्योंकि सच ये है, क्रांति शुरू होती है भावना से, लेकिन टिकती है ज्ञान से। जब लोग असंतुष्ट होते हैं, जब उन्हें गुस्सा आता है, जब उन्हें लगता है कि कुछ गलत है, तब वे उठते हैं, वे आवाज उठाते हैं, विरोध करते हैं और बदलाव की शुरुआत करते हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अगर इस भावना के साथ कोई स्पष्ट समझ नहीं है, तो ये ताकत दिशा खो देती है, और जब दिशा खो जाती है, तो वही ऊर्जा जो बदलाव ला सकती थी, वो विनाश में बदल जाती है। अब सोचो, एक भीड़ जो गुस्से में है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आगे क्या करना है, तो क्या होगा? वो तोड़ देगी, गिरा देगी, लेकिन बना नहीं पाएगी। और यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बनाना तोड़ने से ज्यादा कठिन होता है। अब यहां ज्ञान की भूमिका शुरू होती है। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान दिशा देता है। वो बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है और आगे क्या करना चाहिए। लेकिन समस्या ये है, ज्ञान हमेशा लोकप्रिय नहीं होता। भावना तेजी से फैलती है, ज्ञान धीरे धीरे आता है। भावना आसान होती है, ज्ञान कठिन होता है। इसलिए ज्यादातर लोग भावना के साथ चलते हैं, ज्ञान के साथ नहीं। और यही कारण है कि कई बार क्रांति गलत दिशा में चली जाती है। अब एक और गहरी बात समझो, ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है। तुम बहुत कुछ जान सकते हो, लेकिन अगर तुम उसे समझ नहीं रहे, तो वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो तुम्हें देखने का तरीका बदल दे, जो तुम्हें यह समझने में मदद करे कि चीजें जैसी दिखती हैं वैसी क्यों हैं। और जब ये समझ आती है, तो तुम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम सोचकर निर्णय लेते हो। अब सोचो, अगर एक समाज में ज्यादातर लोग भावना से चल रहे हों और कुछ लोग ज्ञान से, तो दिशा कौन तय करेगा? वही लोग जो समझते हैं। और यही वो जगह है जहां असली शक्ति छुपी होती है। क्योंकि जो समझता है, वो सिर्फ खुद नहीं बदलता, वो दूसरों को भी प्रभावित करता है। धीरे धीरे उसकी सोच फैलने लगती है, और एक समय आता है जब वही सोच नई व्यवस्था की नींव बन जाती है। अब सवाल यह है, तुम किसके साथ हो? भावना या ज्ञान? क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें महसूस होता है, या तुम वो कर रहे हो जो तुम समझते हो? क्योंकि यही फर्क है क्षणिक बदलाव और स्थायी बदलाव में। भावना तुम्हें शुरू करवाती है, ज्ञान तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। और जब ये दोनों संतुलन में होते हैं, तभी असली परिवर्तन होता है। अब एक अंतिम सवाल, क्या तुम सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहे हो या तुम समझकर निर्णय ले रहे हो? क्योंकि अगर तुम समझते हो, तो तुम सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे, तुम दिशा तय करने वालों में शामिल हो सकते हो। अगले चैप्टर में तुम देखोगे कि कैसे ये ज्ञान व्यवस्था के अंदर लागू होता है और कैसे वही पूरे समाज को नियंत्रित करता है। चैप्टर 6, व्यवस्था के भीतर नियंत्रण ज्ञान कैसे लागू होता है। तुमने समझा, भावना क्रांति शुरू करती है और ज्ञान उसे दिशा देता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने है, यह दिशा सिर्फ सोच में नहीं रहती, यह असल दुनिया में कैसे उतरती है? क्योंकि जब तक कोई विचार जीवन में दिखाई न दे, वो सिर्फ एक कल्पना है। यहीं से शुरू होता है नियंत्रण का असली खेल। जो लोग समझते हैं, वे सिर्फ सोचते नहीं, वे लागू करते हैं। वे अपने विचारों को तरीकों में बदलते हैं, नियमों में बदलते हैं, और धीरे धीरे उन्हें व्यवस्था का हिस्सा बना देते हैं। अब सोचो, तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ भी करते हो, क्या वो सब तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है, या वो पहले से तय है? तुम्हारा काम करने का तरीका, तुम्हारे फैसले लेने का तरीका, तुम्हारी प्राथमिकताएं, ये सब कहां से आया? किसी समय ये सब नया था, किसी ने इसे सोचा, किसी ने इसे लागू किया, और धीरे धीरे सबने उसे स्वीकार कर लिया। अब वही सामान्य बन गया। यही है ज्ञान का वास्तविक रूप,
वो सिर्फ समझ नहीं रहता, वो एक ढांचा बन जाता है, एक ऐसा ढांचा जो तय करता है तुम क्या करोगे, कैसे सोचोगे और क्या सही मानोगे। अब यहां एक गहरी बात है। नियंत्रण हमेशा दिखता नहीं है, अक्सर वो अदृश्य होता है। कोई तुम्हें मजबूर नहीं करता, लेकिन तुम वही करते हो जो उस ढांचे के अनुसार सही लगता है, और यही उसकी ताकत है। जब नियंत्रण स्वीकार्यता में बदल जाता है तो उसे लागू करने के लिए किसी बल की जरूरत नहीं होती। अब सोचो, अगर एक पूरी व्यवस्था लोगों के दिमाग के अंदर बस जाए तो उसे बदलना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि तब समस्या बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हर व्यवस्था अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करती है। वो ऐसे नियम बनाती है जो उसे स्थिर रखें, वो ऐसे तरीके बनाती है जो उसे मजबूत करें, और धीरे धीरे वो हर उस चीज को रोकने लगती है जो उसे चुनौती दे सकती है। यही वो जगह है जहां संघर्ष शुरू होता है। नई सोच पुरानी व्यवस्था से टकराती है, और यही टकराव बदलाव की शुरुआत बनता है। अब एक सवाल, क्या हर नई सोच सही होती है? जरूरी नहीं, लेकिन अगर कोई सोच सवाल उठाती है तो वो जरूरी होती है, क्योंकि सवाल ही समझ की शुरुआत है। अब सोचो, अगर तुम एक ऐसी व्यवस्था में हो जहां सब कुछ तय है, जहां हर चीज पहले से निर्धारित है, तो क्या तुम सच में स्वतंत्र हो, या तुम बस उस ढांचे के अंदर जी रहे हो जो तुम्हें दिया गया है? यही वो बिंदु है जहां व्यक्ति और व्यवस्था के बीच फर्क दिखाई देने लगता है। व्यक्ति सोच सकता है, लेकिन व्यवस्था उसे एक दिशा में रखने की कोशिश करती है, और यही संघर्ष हर समाज में मौजूद होता है। अब सवाल यह है, तुम इस संघर्ष को देख पा रहे हो, या तुम अभी भी उसका हिस्सा बने हुए हो? क्योंकि जब तुम देखना शुरू करते हो तो तुम समझना शुरू करते हो, और जब तुम समझते हो तो तुम बदल सकते हो। यही वो शक्ति है जो ज्ञान देता है। अब एक अंतिम सवाल, क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें बताया गया है, या तुम समझकर अपना रास्ता चुन रहे हो? क्योंकि यही फर्क है नियंत्रित होने और नियंत्रण लेने में। अगले चैप्टर में तुम देखोगे कि ये पूरी व्यवस्था भविष्य की ओर कैसे बढ़ रही है, और कैसे आज के फैसले कल की दुनिया बनाते हैं। चैप्टर 7, भविष्य की दिशा बदलाव किस ओर जा रहा है। तुमने देखा विचार कैसे जन्म लेते हैं, कैसे फैलते हैं, कैसे भीड़ बनती है, और कैसे वही भीड़ व्यवस्था को बदल देती है। लेकिन अब सवाल और बड़ा है, ये सब हो क्यों रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें कहां ले जा रहा है? क्योंकि अगर कोई प्रक्रिया लगातार चल रही है तो उसकी कोई दिशा भी होती है। दुनिया बदल रही है, ये तुम्हें साफ दिखता है, लेकिन वह किस ओर बदल रही है ये समझना आसान नहीं है, क्योंकि बदलाव कभी शोर से नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि तुम्हें महसूस भी नहीं होता। अब एक पल के लिए सोचो, कुछ समय पहले तुम्हारी सोच कैसी थी, और आज कैसी है? तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं, तुम्हारे फैसले बदल गए हैं, तुम्हारा देखने का तरीका बदल गया है। और ये सब किसी एक दिन में नहीं हुआ, यह धीरे धीरे हुआ, अनुभवों के साथ, जानकारी के साथ, और उस माहौल के साथ जिसमें तुम रह रहे हो। यही वो दिशा है जो हर इंसान को प्रभावित कर रही है। अब एक और बात समझो, यह बदलाव अलग अलग नहीं हो रहा, यह जुड़ा हुआ है। एक जगह कुछ बदलता है और उसका असर दूसरी जगह भी दिखाई देता है। धीरे धीरे दुनिया एक दूसरे से जुड़ती जा रही है। विचार सीमाओं में नहीं रुकते, वे फैलते हैं, और जब फैलते हैं तो एक साझा सोच बनाते हैं। यही वो बिंदु है जहां दुनिया एक बड़े ढांचे में बदलने लगती है। अब सोचो, अगर पूरी दुनिया धीरे धीरे एक ही दिशा में सोचने लगे तो क्या होगा? वो दिशा पूरी मानवता की दिशा बन जाएगी। यही वो भविष्य है जिसकी ओर ये सब बढ़ रहा है। लेकिन यहां एक गहरी बात है, यह दिशा किसी एक व्यक्ति द्वारा तय नहीं होती, ये बनती है लोगों की सामूहिक सोच से, और यही इसे खतरनाक भी बनाता है और शक्तिशाली भी, क्योंकि अगर सोच सीमित होगी तो दिशा भी सीमित होगी, और अगर सोच व्यापक होगी तो दिशा भी आगे बढ़ेगी। अब यहां तुम्हारी भूमिका फिर सामने आती है। तुम जो सोचते हो
वह सिर्फ तुम्हारा निजी विचार नहीं है, वह उस दिशा का हिस्सा है जो भविष्य बना रही है। अगर तुम बिना सोचे बस वही स्वीकार करते हो जो तुम्हें दिखाया जाता है, तो तुम उसी दिशा को मजबूत कर रहे हो जो पहले से तय है। लेकिन अगर तुम सवाल करते हो, नई संभावनाएं देखते हो और अलग सोचने की हिम्मत रखते हो, तो तुम उस दिशा को बदल सकते हो। अब एक और महत्वपूर्ण बात, भविष्य अचानक नहीं आता, वो आज से बनता है। तुम आज जो सोचते हो, जो करते हो, जो चुनते हो, वही धीरे धीरे कल की दुनिया बन जाता है। इसलिए भविष्य कोई रहस्य नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। और अगर तुम इस प्रक्रिया को समझ लेते हो, तो तुम सिर्फ उसका इंतजार नहीं करोगे, तुम उसका हिस्सा बन सकते हो। अब सवाल यह है, क्या तुम बस इस बदलाव को देखते रहोगे या तुम इसे समझकर अपनी भूमिका निभाओगे? क्योंकि यही फर्क है एक दर्शक और एक निर्माता में। अगले चैप्टर में तुम समझोगे कि इस भविष्य को बनाने में ज्ञान और जानकारी की क्या भूमिका है और कैसे वही पूरी दिशा को नियंत्रित करते हैं। चैप्टर 8, ज्ञान की असली शक्ति। कौन दिशा तय करता है? तुमने देखा, दुनिया बदल रही है, विचार फैल रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और एक दिशा बनती जा रही है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने है, इस पूरी प्रक्रिया में आखिर दिशा तय कौन करता है? क्योंकि बदलाव अपने आप नहीं होता, कोई ना कोई उसे समझ रहा होता है और उसी समझ के आधार पर दिशा बन रही होती है। यहीं से शुरू होती है ज्ञान की असली भूमिका। ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, यह वो क्षमता है जो चीजों को सतह से नहीं, गहराई से देखने देती है। तुम बहुत कुछ जान सकते हो, लेकिन अगर तुम समझ नहीं रहे, तो तुम अभी भी उसी बहाव का हिस्सा हो। अब सोचो, एक इंसान जो सिर्फ सुनता है और एक इंसान जो समझता है, दोनों में क्या फर्क है? पहला, जो देखता है उसी पर विश्वास कर लेता है। दूसरा, जो देखता है उसके पीछे भी देखने की कोशिश करता है। और यही फर्क दिशा तय करता है। क्योंकि जो समझता है वह सिर्फ प्रभावित नहीं होता, वो प्रभावित करता है। धीरे धीरे उसकी सोच दूसरों तक पहुंचती है और एक समय आता है जब वही सोच एक नई दिशा बन जाती है। अब एक और गहरी बात समझो, हर समाज में ज्यादातर लोग जानकारी लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझते हैं। और यही वो संतुलन है जहां से शक्ति पैदा होती है। क्योंकि जो समझते हैं वे दिशा बनाते हैं और बाकी लोग उसी दिशा का हिस्सा बन जाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया बदल रही है या नहीं, सवाल ये है, तुम उस बदलाव को समझ रहे हो या नहीं? क्योंकि अगर तुम समझते हो, तो तुम सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे, तुम देख पाओगे कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। और जब तुम देख पाते हो, तो तुम बदल भी सकते हो। यही वो शक्ति है जो ज्ञान देता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ज्ञान जिम्मेदारी भी देता है। क्योंकि जब तुम समझते हो, तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, तुम बड़ी तस्वीर देखने लगते हो। और यही वो जगह है जहां व्यक्ति सिर्फ एक हिस्सा नहीं रहता, वो एक प्रभाव बन जाता है। अब सोचो, अगर ऐसे लोग जो समझते हैं, जो देखते हैं, जो सवाल करते हैं, अगर वे जुड़ जाएं, तो क्या होगा? वह सिर्फ एक समूह नहीं रहेगा, वो एक दिशा बन जाएगा। एक ऐसी दिशा जो बाकी लोगों को भी प्रभावित करेगी। यही वो असली शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन सब कुछ बदल देती है। अब एक अंतिम सवाल, क्या तुम सिर्फ जानकारी ले रहे हो या तुम सच में समझ रहे हो? क्योंकि अगर तुम सिर्फ जानते हो, तो तुम बहाव में रहोगे, लेकिन अगर तुम समझते हो, तो तुम दिशा बदल सकते हो। और यही वो अंतर है जो बहुत कम लोगों को बाकी सबसे अलग करता है। अगले और अंतिम चैप्टर में हम इस पूरी यात्रा को जोड़ेंगे और समझेंगे कैसे तुम इस समझ को अपने जीवन में लागू कर सकते हो और सच में अपनी दिशा खुद तय कर सकते हो। फाइनल चैप्टर, असली बदलाव। अब दिशा तुम्हारे हाथ में है। अब तक तुमने देखा विचार कैसे जन्म लेते हैं, कैसे फैलते हैं, कैसे भीड़ बनती है और कैसे वही भीड़ दुनिया की दिशा बदल देती है। लेकिन अब असली सवाल यही है, इस सब का तुम्हारे लिए मतलब क्या है? क्योंकि अगर ये सिर्फ सुनने तक रह गया,
तो कुछ नहीं बदलेगा। असली बदलाव तब शुरू होता है जब समझ तुम्हारी जिंदगी में उतरती है। अब एक पल के लिए खुद से पूछो, क्या तुम अब भी वही सोच रहे हो जो पहले सोचते थे, या तुम्हारे देखने का तरीका बदल गया है? क्योंकि यही शुरुआत है। बाहर की दुनिया बदलने से पहले अंदर की दुनिया बदलती है। और अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे, तुम अपनी दिशा खुद तय कर पाओगे। याद रखो, कोई तुम्हें बदलने नहीं आएगा, ना कोई व्यवस्था, ना कोई इंसान। यह काम तुम्हें खुद करना होगा, छोटे छोटे फैसलों से, धीरे धीरे। और यही छोटे बदलाव एक दिन बड़ी दिशा बन जाते हैं। अब अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो एक काम जरूर करना, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये समझ और लोगों तक पहुंचे। और अगर तुम ऐसे ही डीप, रियल और माइंड ओपनिंग कंटेंट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे जो तुम सीखोगे वो सिर्फ जानकारी नहीं होगी, वो तुम्हारी सोच को बदलने की ताकत रखती है। और अंत में बस एक बात याद रखो, दुनिया बदलती रहती है, लेकिन असली फर्क हमेशा उस इंसान से पड़ता है जो समझकर जीना शुरू करता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम बहाव में रहोगे या अपनी दिशा खुद बनाओगे।